हेलो बच्चों। आज हम अपनी सीरीज़ में क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर में कभी अगर आप कुछ ज़्यादा खा लेते हो या स्पाइसी खा लेते हो तो आपके गले में या आपके पेट में जलन होने लगती है ना? या फिर आपने कभी खाती हुई चीज़ों को नोटिस किया होगा कि कभी आपको चीज़ें कड़वी लगती हैं, कभी आपको कुछ चीज़ें आपको कड़वी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको खट्टी लगती हैं। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स जो होते हैं वो हम उन्हें बोलते हैं जो हमें टेस्ट में खट्टे लगते हैं थोड़े। सॉर टेस्ट के जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। और बेस कौन से होते हैं? जो हमारे बिटर टेस्ट के होते हैं, मतलब जो थोड़ा टेस्टलेस टाइप के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेस। तो प्रीवियस क्लासेस में, अब 8th क्लास में आपने पढ़ा है अब तक कि एसिड्स वो हैं जो खट्टे होते हैं, बेस वो हैं जो आपके बिटर टेस्ट के होते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जाएंगे एक्चुअल डेफिनेशन कि हम एसिड्स को कैसे पहचानें, बेस को कैसे पहचानें, एसिड्स होते क्या हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एसिड्स और बेसिस की रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि ये जब किसी और कंपाउंड के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि एसिड्स क्या होते हैं। जो खट्टे होते हैं टेस्ट में उन्हें एसिड्स बोलते हैं, जो बिटर टेस्ट होते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। अब इन्हें हम पहचाने कैसे? आपको हाथ में मान लो कोई सॉल्यूशन दे दिया, आपको नहीं पता कि ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम जिनकी हेल्प से हम एसिड्स को, बेसिस को या सॉल्ट्स को पहचान सकते हैं। उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है इंडिकेटर्स। क्या है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो आपको सब पहचानने में हेल्प करेंगे कि जो सॉल्यूशन आपके पास है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। अब इंडिकेटर्स आपके दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो आपको नेचर से मिलते हैं, मतलब आपको नेचर में प्रोवाइड हो रहे हैं, नेचर से प्रोवाइड हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे सबसे पहला आपका लिटमस इंडिकेटर, दूसरा आता है आपका टर्मरिक इंडिकेटर। ये दोनों आपके वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। जैसे लिटमस इंडिकेटर जो होता है वो थैलोफाइटा प्लांट की कैटेगरी का एक प्लांट होता है, लाइचन। इस प्लांट से आपको क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। और ये लिटमस क्या हेल्प करता है आपकी? ये डिफाइन करने में हेल्प करेगा, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। अब कैसे? इस लिटमस का जो सॉल्यूशन बनता है, इस लिटमस का सॉल्यूशन, इसका नेचुरल कलर पर्पल कलर का होता है। कौन सा कलर? पर्पल कलर का। अगर आप इसको एसिड या बेस सॉल्यूशन में नहीं डालोगे, ये नॉर्मल कंडीशन में है अपनी में, तो इसका कलर पर्पल कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे, इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालोगे तो ये क्या करता है? कलर चेंज कर लेता है। कैसा? ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड। जब आप इस लिटमस सॉल्यूशन को एसिड के सॉल्यूशन में डालते हो तो ये अपना कलर चेंज करता है ब्लू टू रेड। तो अगर आपका लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद सॉल्यूशन का कलर रेड में चेंज हो रहा है, ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। सेकंड केस कि अगर आप इस लिटमस सॉल्यूशन को बेस में डालते हैं, बेस के सॉल्यूशन में डालोगे तो ये आपका कलर चेंज करेगा रेड टू ब्लू। क्या करेगा ये? रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। ये आपका इंडिकेशन देता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेस है। तो पहला हमारा कौन सा इंडिकेटर है? लिटमस सॉल्यूशन। दूसरा हमारा नेचुरल इंडिकेटर आता है टर्मरिक। घरों में सबने देखा है, आपकी किचन में हल्दी रहती है सबके पास। ये भी हमारे पास एक इंडिकेटर का काम करता है। कैसे करता है? अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर आपके कपड़ों पे हल्दी का निशान लग जाता है, अचार गिर गया है, सब्जी गिर गई, कुछ भी गिर गया, कोई भी चीज़, तो जब आप उस पर सोप अप्लाई करते हो
अब सोप क्या है? एक बेस है, और जो भी चीज़ आपकी गिरी है उसमें क्या है? आपका हल्दी मिला हुआ है। तो जैसे ही ये टर्मरिक इस सोप के साथ रिएक्शन करता है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। रेडिश ब्राउन कलर क्या करता है? मैंने क्या बोला कि जब इस टर्मरिक को या टर्मरिक आपका बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका रेडिश ब्राउन, देखो ये दिया भी हुआ है, रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब आप साबुन लगाते हो अपने कपड़ों पे जो दाग लगा हुआ उस पे, तो वो रेड कलर का हो जाता है। अगर आप उस साबुन को दोबारा से कपड़ों पे धो दो तो वो दोबारा से कैसा हो जाता है? वाइट कलर का हो जाता है। मतलब जब आप इस कपड़े को दोबारा से वॉश कर दोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा? वाइट येलो कलर का, सॉरी माय मिस्टेक, येलो कलर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा? जब आप उस वाइट कपड़े को दोबारा से वॉश कर दोगे पानी से तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? टर्मरिक आपका बेस में कैसा कलर दे रहा है? रेडिश ब्राउन कलर। और एसिड में कैसा कलर दे रहा है? येलो कलर। तो ये आपके क्या हैं? दो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो। उसके बाद सेकंड आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर्स, जिनमें आपके केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब ऐसे इंडिकेटर्स में आपके दो इंडिकेटर्स आते हैं। पहला आता है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा आता है फिनोफ्थलीन। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज को जब भी आप एसिड में डालते हो तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप इसको बेस में डालते हो तो ये येलो कलर में रहता है। याद रहेगा, मिथाइल ऑरेंज को जब आप एसिड में डालोगे तो ये रेड कलर शो करेगा, लेकिन जब आप इसको बेस में डालोगे तो येलो कलर शो करेगा। सेम ऐसे ही फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब आप एसिड में डालते हो, एसिड में, तो ये कलरलेस रहता है। क्या रहता है? कलरलेस, कोई कलर शो नहीं करता। लेकिन जब आप इसको बेस में डालते हो तो ये आपको पिंक कलर शो करता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब आप एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस रहेगा, जब आप इसको बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर शो करेगा। तो हमने चार टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े, चार इंडिकेटर, जिसमें आपने नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस और टर्मरिक पढ़ा। लिटमस एसिड में क्या करता है? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस में क्या करता है? रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। टर्मरिक आपका क्या करता है? आपका बताइए। बेस में आपका रेडिश ब्राउन कलर शो करता है और एसिड में आपका येलो कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में आपका रेड कलर शो करता है, बेस में आपका येलो कलर शो करता है। फिनोफ्थलीन आपका क्या करता है? फिनोफ्थलीन आपका एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में आपका पिंक कलर शो करता है। तो ये आपके चार इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंशिएट करने में कि जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है वो एसिडिक है, बेस है, कि आपका सॉल्ट है या न्यूट्रल है। सॉल्ट के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन देखो, एक पर्पल कलर की डाई होती है जो लाइचन नाम के प्लांट से, जो थैलोफाइटा कैटेगरी में बिलोंग करता है, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसको हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है। जब ना तो इसको एसिडिक में डालो ना बेसिक में डालो तो ये पर्पल कलर शो करता है। उसके अलावा बहुत सारे आपके पास और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे हेनरियाजिया, पेटूनिया, जेरेनियम। तो ये आपके वो इंडिकेटर्स हैं जो आप नेचुरली यूज़ कर सकते हो पता करने के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको सॉल्यूशंस दे देंगे, बोलेंगे कि मान लो एक में आपने मिथाइल ऑरेंज डाला है, एक में आपने फिनोफ्थलीन डाला है, एक में आपने लिटमस सॉल्यूशन डाला है। ए में हमारा जिसमें मिथाइल ऑरेंज डाला है वो रेड कलर शो कर रहा है, जिसमें फिनोफ्थलीन डाला है वो पिंक कलर शो कर रहा है, जिसमें लिटमस सॉल्यूशन डाला है वो ब्लू टू रेड में चेंज हो रहा है। तो बताइए ए बी सी जो सॉल्यूशन लिए हैं आपने वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसिड से या बेस से? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मेन क्या पढ़ेंगे, क्योंकि एसिड बेस में डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ कैसे पहचाने और क्या होते हैं। मेन आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में आपको पूरी एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ना है, ठीक है। अब
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला कि आपको लेबोरेटरी में कोई दे दिया जाए तो आप उसको कैसे टेस्ट करोगे, वही चीज़ें हैं कि आपने कोई सैंपल लिया है, रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला है, फिनोल्फ्थालीन डाला है, मिथाइल ऑरेंज डाला है, तो सब में क्या क्या कलर चेंज आएगा वो आपको बताना है। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम एनसीईआरटी बेसिस पे ही चलेंगे और जहाँ पे भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने की रहेंगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, पहला हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जब आपका एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, क्या रिएक्शन करता है। पहली प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल, कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपकी देखिए इधर, हमने क्या किया है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के ग्रैनुल्स लिए हैं। अब जिंक के क्यों लिए, क्योंकि हम रिएक्शन देख रहे हैं मेटल की, तो मेटल हमने क्या लिया है, जिंक लिया है। उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है क्योंकि हम रिएक्शन देख रहे हैं एसिड की मेटल के साथ। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी एसिड हो, वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपका कुछ बबल्स फॉर्म करता है गैसेस के। कौन से गैस के, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म करता है। कौन सी गैस के करता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म करता है। अब हमें कैसे पता चला, जब हमने इस हाइड्रोजन गैस को इस सोप सॉल्यूशन में से पास करवाया तो यहाँ पर भी कुछ बबल्स ओपन हुए, बबल्स फॉर्म हुए। अब इन बबल्स के पास, ये जो बबल्स निकल रहे हैं, हम इनके पास जब बर्निंग कैंडल मतलब एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आए तो इस बबल्स की वजह से, मतलब इस गैस की वजह से, ये जो कैंडल है पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करने लग जाती है। पॉपअप साउंड मतलब वो जो पटाखों की साउंड होती है उस टाइप से। तो ऐसी कौन सी गैस है जो आपकी बर्निंग कैंडल के साथ पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। सबसे पहली बात, आई होप इतना समझ आया होगा सबको कि जब भी आपका कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के या बेस के साथ तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। देखिए, मेटल, जो मेटल है आपका वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन एटम्स को एसिड में से और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। मतलब हमने क्या किया, जिंक के ग्रैनुल्स लिए, उसमें H2SO4 के साथ उसको ऐड किया, तो ये जिंक ने क्या किया, इस H2 को, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म किया, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकाली इसने। तो ये क्या है, आपका एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट। क्या है, सॉल्ट। तो जब भी आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस एक ऐसी गैस फॉर्म करेगा जिसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल को लेके आते हो, बर्निंग कैंडल को जब आप लेके आओगे तो वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ये इंडिकेशन होती है हाइड्रोजन गैस की कि आपकी हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो आप कैसे पता करोगे। ओके, तो जब भी आप किसी एसिड को रिएक्ट करवाते हो मेटल के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सेम ऐसे ही जब आप इस जिंक ग्रेनुल की रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ, अभी हमने किसके साथ पढ़ी, एसिड के साथ, अब हम किसके साथ पढ़ रहे हैं, बेस के साथ, कि जब आप जिंक ग्रेनुल्स की रिएक्शन करवा रहे हो NaOH के साथ जो कि एक बेस है, तो वो क्या फॉर्म करता है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, जो भी एक खुद एक सॉल्ट है, प्लस H2 गैस वो रिलीज करता है। समझ आया। तो मेन आपका, चाहे आपकी एसिड हो चाहे आपका बेस हो, जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस H2 गैस। और इस H2 गैस के पास जब हम बर्निंग कैंडल को लेके जाते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। आई होप सबको पहली प्रॉपर्टी समझ आई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं।
तो कुछ भी नाम आ जाए कंफ्यूज मत होना, क्या बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो वो बोल रहा है कि जब आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हो एसिड के साथ तो क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में एसिड मिक्स किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन में पढ़ रहे हैं तो हमने एक मेटल का कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब सोडियम कार्बोनेट ने जब इस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन की तो क्या फॉर्म हुआ हमारा, क्या होना चाहिए, आपका फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस CO2 गैस आपकी बाहर निकलती है। क्या है, सॉल्ट प्लस CO2 गैस। अब CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कोई भी गैस निकले उसकी इंडिकेशन हमको ज़रूर याद करनी है। ये जो CO2 गैस निकली है यहाँ पर, हमने क्या किया, इसको एक पाइप से कनेक्ट करके इसमें, जिसमें क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। जब आप इस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाओगे तो आपने रिएक्शन पढ़ी थी, क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो आप, ये जो वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना रहा था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। ओके, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 गैस, वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करती है, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है। मिल्की कलर मतलब थोड़ा दूधिया टाइप का कलर कर देती है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है देखिए, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ, एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ओके, सेकेंड रिएक्शन सेम, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ तो उसमें भी क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। जब इस CO2 को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाया तो उसने क्या फॉर्म किया, वाइट कलर के PPT CaCO3, मतलब वाइट कलर के PPT, जिसको हम बोल रहे हैं मिल्की कलर में कन्वर्ट कर दिया उसने। ये क्या है, ये आपका इंडिकेशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने के लिए, कि जब आप इसको लाइम वाटर में से पास करवाओगे तो वो लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी। आई होप सबको समझ आया होगा कि जब आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपका सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और इस CO2 गैस की हम इंडिकेशन कैसे करते हैं, कि जब आप इसको लाइम वाटर में से पास करवाओगे, लाइम वाटर में से पास करवाओगे तो ये क्या करेगी, उसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी, या फिर मैं बोलूँ कि वाइट कलर के PPT फॉर्म करेगी, प्रेसिपिटेट। ओके, जब आप इस CaCO3 से, क्योंकि अब रिएक्शन तो कंटिन्यूसली हो रही है, इसमें रिएक्शन तो कंटिन्यूसली हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहीं पर रुक जाएगी ये रिएक्शन, कि यहाँ रुक जाए, ये सिर्फ नहीं ना। इसमें से जब फर्दर और CO2 पास होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो ये रिएक्शन आपकी होती है। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म होती हैं। तो सभी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन जर्नल रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक सब्सटेंस है, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 गैस फॉर्म कर रहा है, या फिर एक सब्सटेंस है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो एक गैस फॉर्म कर रहा है। उस गैस को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कर रहे हो या लाइम वाटर में से पास कर रहे हो तो आपका उसको मिल्की कलर प्रोड्यूस कर रही है या वाइट PPT फॉर्म कर रही है। तो बताइए वो कंपाउंड क्या है, X,
और वो जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, वाई। तो कंपाउंड क्या है आपका, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट कुछ भी हो सकता है। दूसरा गैस कौन सी होगी आपकी, CO2 गैस। आई होप सबको समझ आया होगा, दूसरी रिएक्शन सबको समझ आई। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन कि जब एसिड्स और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अभी ये आप छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ के आए हो कि जब आपका एसिड और बेस रिएक्शन करता है, जब आपका एसिड और बेस, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि जब आपका एसिड और बेस रिएक्शन करता है साथ में, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हुए हो। तो जब भी आप एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो बेस के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर आपका फॉर्म कर रहे हैं। आई होप ये रिएक्शन सबको समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी ऊपर, मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी एसिड के साथ या बेस के साथ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड के साथ। अब मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, सपोज करो आपने सोडियम लिया है, सोडियम की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या फॉर्म होगा, मेटल का ऑक्साइड Na2O, मेटल ऑक्साइड। अब वो बोल रहा है कि इस मेटल ऑक्साइड की जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या फॉर्म करेगा, ये आपका फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। आई होप सबको समझ आया होगा क्या क्या बोल रहा है ये, कि जब आप रिएक्शन करवाते हो मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखो ज़रा, एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। कॉपर का ऑक्साइड लिया है हमने, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली ऐड किया है स्टीरिंग के साथ। आप क्या देखोगे कि उसका जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया है। कैसा कलर चेंज हुआ, देखिए, copper oxide solution, color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolve। जो आपका नया कलर आया वो कैसा आया, ब्लू ग्रीनिश कलर आया। वो जो कॉपर ऑक्साइड था वो आपका क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है ये, कॉपर क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन की एसिड के साथ, क्या फॉर्म किया, आपका कॉपर क्लोराइड, जो कि कैसे कलर का है, ब्लू ग्रीन कलर का। तो जो सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। ठीक है, और क्या फॉर्म किया, सॉल्ट और वाटर। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दैट गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी रिएक्शन सबको लिखनी आ जाएगी, क्या थी, कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड, वो आपको क्या दे रहा है, कॉपर क्लोराइड। तो क्या क्वेश्चन आता है कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो, वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट प्लस वाटर। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स माने जाते हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, मेटल के सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो एसिड के साथ रिएक्शन कौन करता है, जो सॉल्ट फॉर्म करता है, बेस करता है। और हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं मेटल ऑक्साइड की। तो ये मेटल ऑक्साइड भी कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो मेटल के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं।
रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो कैसे कि जब आप एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ, बेस के साथ करवाते हो, तब जाके आपका सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। अब एसिड तो फिक्स है, बेस की जगह पर अब आप मेटल ऑक्साइड ले रहे हो, तो ये मेटल ऑक्साइड भी किस नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, तब जाके आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट है, अभी हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी, अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड की पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। क्या बोल रहा है, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। हमने भी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब वो रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ऑब्वियसली बेस के साथ कर रहा है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होना चाहिए, एसिडिक नेचर का। समझ आया, यही बोल रहा है वो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between acid and base, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। आई होप सबको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ओके, देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा था, हाइड्रोजन गैस। जब आप एसिड को रिएक्शन करवा रहे थे मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, और उसकी प्रेजेंस कैसे इंडिकेट की थी, जब आप बर्निंग कैंडल लेकर आए थे उसके पास में तो उसने पॉप साउंड प्रोड्यूस की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एक मेटल कंपाउंड है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, एफरवेसेंस फॉर्म कर रहा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। अब ध्यान से देखिए, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, बर्निंग कैंडल को कौन सी गैस बुझाती है, ऑब्वियसली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ की जाती है ना। तो CO2 कब प्रोड्यूस हो रही थी, मेटल का कौन सा कंपाउंड रिएक्शन कर रहा था एसिड के साथ, बताइए ज़रा, मेटल का कौन सा कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था और CO2 गैस फॉर्म कर रहा था, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये आपके एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो आपका क्या फॉर्म कर रहे थे, CO2 गैस, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में काम आती है। आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, आपको एक फिक्स दे दिया तो आप क्या करोगे, उसी का कंपाउंड ले लो। क्या लोगे, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है सॉल्ट, तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब मेन आता है कि सभी एसिड्स में, सभी बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है कि वो एसिड्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, बेस की कैटेगरी में रखे गए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वो देखिए आप, एक एक्टिविटी, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या लिया, 4 सॉल्यूशन ली हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker। हमने एक बीकर में सॉल्यूशन लिए हैं, 4 अलग अलग बीकर हैं, उन चारों में हमने एक एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें 2 नेल फिक्स कर दिए हैं, और उन नेल्स में उस सॉल्यूशन में क्या कर दिया, 100 ml बीकर में वो फिट कर दिए, और ऊपर उसमें कॉर्क के ऊपर हमने नेल्स लगा दिए। अब इन नेल्स को क्या किया, हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया है, बैटरी एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से, और उस बैटरी को कनेक्ट किया है एक बल्ब से, और आपका किससे किया है, स्विच से। अब हम क्या देखेंगे कि जब भी आपका सर्किट कंप्लीट होगा, ये सॉल्यूशन आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब लेकिन उसने 4 सॉल्यूशन लिए हैं,
ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसने ये एक्सपेरिमेंट चारों के लिए रिपीट किया, चारों के लिए रिपीट किया। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि किस सॉल्यूशन के केस में आपका बल्ब ग्लो करेगा, किस सॉल्यूशन के केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, हमें ये पता है कि एसिड हो या बेस हो, ये हमेशा जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो ये डिसोशिएट होते हैं अपने आयंस में। ओके, डिसोशिएट होते हैं आयंस में, और आयंस के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्या होता है? आयंस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जैसे ही हमने ग्लूकोज में से और अल्कोहल में से सॉल्यूशन को करवाया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी आपके पास। क्यों? क्योंकि ये आपका आयंस में ब्रेक नहीं होता। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे, तो उसमें आपका कंडक्शन होगी और ये बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो, the bulb will start glowing in case of acids, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is flow of electric current through the solution. क्या बोला हमने? HCl के केस में और H2SO4 के केस में आपका कंडक्शन हुई, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में कंडक्शन नहीं। अब इनके केस में कंडक्शन हुई है, इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में से करंट पास किया है। अब किसी भी सॉल्यूशन में से करंट जो पास करता है वो किसकी वजह से करता है? फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। ओके, तो जो आपके एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, उनमें क्या होता है? आपका H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। इसकी H पॉजिटिव। और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें आपकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। किसकी? OH नेगेटिव आयन। तो क्या है? एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन एंड एनायन एज Cl नेगेटिव आयन। सपोज करो आपने H2SO4 लिया है, तो ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। और जब दो अपोजिट आयंस हैं आपके, तो ये क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जैसे HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HNO3 में NO3 नेगेटिव H पॉजिटिव, H2SO4 में H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। सेम ऐसे बाकी एसिड्स में। ठीक है, सेम ऐसे ही बेस में होता है। बेस में आपके OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अब कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होती है, या हाई कंसंट्रेशन आपकी OH नेगेटिव आयंस की होती है। और कुछ एसिड्स या बेसिस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी लो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयंस की। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे कंपाउंड्स, सॉल्यूशन बोलो आप, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाएं, क्या बोल रही हूँ मैं? जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाएं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर आपका वो कंप्लीट आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, तो वो होते हैं आपके वीक एसिड्स और वीक बेस। आई होप सबको समझ आया होगा यहाँ तक। नहीं समझ आए तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, आप दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। तो क्या बोल रहा है? सिंस द कैटायंस प्रेजेंट इन एसिड्स is H positive ion. This suggests that acids produce hydrogen ion H positive solution which are responsible for their acidic property. तो एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से हो रही है? H पॉजिटिव आयंस की वजह से। और बेसिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से शो हो रही है? OH नेगेटिव आयंस की वजह से। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन? जब आप किसी एसिड को या बेस को वाटर में ऐड करते हो, तो क्या होता है? उसका हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। ओके, अब हाइड्रोलिसिस मतलब जो भी आपका एसिड है वो भी आपका H पॉजिटिव आयंस में और
एनाइंस में डिसोशिएट हो जाएगा, और जो आपका बेस है वो OH नेगेटिव आयंस में और कैटायंस में ब्रेक हो जाएगा। ओके, जो भी H पॉजिटिव, सपोज करो मैंने HCl लिया है प्लस H2O के साथ मैं उसकी रिएक्शन करवा रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये आपका हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। इस H ने क्या किया, इस H2O के साथ कंबाइन किया और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किया। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो क्या बोल रहा है कि जब भी आप देखो एक्टिविटी, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus as shown here. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. हमने NaCl लिया एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है टेस्ट ट्यूब में। आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट द गैस इवॉल्व successively with dry and wet blue litmus paper, in which case does the litmus paper change the color. अब आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो क्या बोल रहा है, दैट दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन आयन, जिनको हम हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं आपके कब, जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो। सेपरेशन हो जाती है H पॉजिटिव आयन की फ्रॉम HCl से, और क्या फॉर्म कर लेता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, अब हाइड्रोनियम आयन, वो बोल रहा है हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है कि वो आपके H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, वो क्या करते हैं, वाटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं और H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लेते हैं। क्या बोला है मैंने, जो आपका HCl था पहले वो ब्रेक हुआ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में। इस H पॉजिटिव आयन ने रिएक्शन की वाटर के साथ, कंबाइन किया वाटर के साथ, और H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन आपका फॉर्म किया। ओके, तो यही बोल रहा है वो, देखिए कि ये H पॉजिटिव आयन ने वाटर के साथ कंबाइन किया, H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म किया। सेम यही चीज़ होती है बेस के केस में। बेस के केस में क्या हो रहा है, NaOH था, हमने वाटर को ऐड किया, तो सबसे पहले NaOH का क्या होगा, डिसोसिएशन, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, H2O के साथ कंबाइन कर लेता है। ओके, कोई भी है, KOH की रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म करेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, MgOH होल ट्वाइस क्या फॉर्म करेगा, MgOH Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो बेस क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करता है वाटर में। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। अब सबको बेस बोल रहे हैं, लेकिन हम एक कैटेगरी पढ़ते हैं एल्कली। वो क्या होते हैं, ये वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वाटर में अगर घुल गए हैं तो उन्हीं बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली। ओके, देखिए, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। सभी बेस आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ एल्कली ही होते हैं जो आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब कैसे होते हैं, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। आप उसको कभी टच मत करो क्योंकि आपको हार्म कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन होती है बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। कैसे, मान लो HCl है, हमने उसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर। ओके, तो कैसे फॉर्म हो रहा है, जो हमारा HCl था उसमें से वो जब ब्रेक हुआ तो H पॉजिटिव वो Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हुआ। जो NaOH है हमारा,
वो ब्रेक हुआ किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सॉरी OH नेगेटिव। ठीक है, जब हम इसको पूरे को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव कंबाइन करेगा इस H पॉजिटिव के साथ और ये Na कंबाइन करेगा इस Cl नेगेटिव के साथ, तो क्या फॉर्म कर देगा आपका NaCl प्लस H2O, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोल रहा है, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। हमने एक बीकर में 10 ml वाटर लिया, उसमें हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब भी आप वाटर में एसिड ऐड करते हैं, क्या कर रही हूँ मैं, वाटर में एसिड ऐड किया जाता है, वो हमेशा क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी हमने, कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन मतलब वाटर का एसिड के साथ मिक्सचर, क्या है डाइल्यूशन, H2O का एसिड के साथ मिक्सचर, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। जो डाइल्यूट एसिड बढ़ते हो वो ऐसे ही होता है। तो ये जो रिएक्शन डाइल्यूशन जो प्रोसेस होती है वो आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसीलिए जब आप एसिड और वाटर को मिक्स करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको मिक्स करने का एक तरीका होता है, क्या, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। क्या बोल रहा है कि जब भी आप किसी कंसनट्रेटेड एसिड को मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। हमेशा एसिड को ऐड किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, ताकि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एकदम से ना हो, क्योंकि अगर वो एकदम से हुई तो आपको अफेक्ट करेगी वो। और अगर आपने वाटर में एसिड ऐड कर दिया, क्या बोल रही हूँ, अगर आपने एसिड में वाटर ऐड किया है, एसिड में वाटर, तो वो एक हीट जनरेट करेगी जिसकी वजह से वो जो एसिड है वो स्प्लैश कर सकता है, मतलब एकदम से उछल सकता है और आपके बॉडी पे कहीं भी जाके लग सकता है। तो डाइल्यूशन करने का एक प्रोसेस होता है, क्या, हमेशा वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है, क्या करते हैं, वाटर में हमेशा एसिड को ऐड करते हैं, कैसे, स्टीरिंग के साथ, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, और क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप एसिड में वाटर ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, देखिए हीट जनरेट करेगा जो स्प्लैश कर सकता है एसिड को और आपको बर्न कर सकता है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जब भी आप उसको करते हो ऐसा। सेम फॉर द बेस, जब आप बेस को मिक्स करते हो तब भी आप क्या करते हैं, हम वाटर में बेस ऐड करते हैं ताकि वो धीरे धीरे हो। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब क्या बोल रहा है कि एक कंसंट्रेटेड HCl एसिड था, इसमें आपने H2O ऐड किया, नो, वाटर था, इसमें आपने कंसंट्रेटेड HCl ऐड किया, है ना, वाटर में हम एसिड ऐड कर रहे हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये H पॉजिटिव आयन धीरे धीरे इसके साथ कम्बिनेशन कर रहे हैं। जब इस एसिड के सारे H पॉजिटिव आयन धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे तो इसका जो कैरेक्टर है, जो पहले की स्ट्रॉन्ग था, वो थोड़ा वीक होने लगेगा, है ना। इसीलिए जो डाइल्यूट एसिड होती हैं वो लेस हार्मफुल होती हैं एज कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड एसिड्स। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट एसिड में जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड एसिड। ओके,
तो क्या बोल रहा है कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, मतलब एसिड को वाटर में मिक्स करोगे, तो वो H पॉजिटिव आयन की, या फिर जब आप बेस को वाटर में मिक्स करोगे तो वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशंस को डिक्रीज करता हुआ चलता है धीरे धीरे। ठीक है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और उस एसिड और बेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट बेस, जो कि लेस हार्मफुल होता है। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है? तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, पीएच पेपर। क्या यूज करते हैं? पीएच पेपर। ये एक ऐसा स्केल है जिस पे 0 से लेके 14 तक आपके नंबर लिखे रहते हैं। बीच में एक 7 आता है जो होता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। अब कैसे पता चलेगा? अगर किसी सॉल्यूशन, जब पीएच पेपर को मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 14 है, जब आपने पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप किया, वो यहाँ 7 है। अगर आपका पीएच 7 से छोटा आया है, मतलब वो एसिड है। और अगर आपका पीएच 7 से बड़ा आया है, मतलब वो आपका बेस है। ओके, जितना पीएच कम होता जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, जितना पीएच बढ़ता जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। ओके, क्या बोला है कि जितना पीएच कम होता जाएगा, 0 की तरफ जाता जाएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना पीएच 14 की तरफ जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका पीएच दिया हुआ है 7.5, और दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका पीएच आपको दिया हुआ है 5.5। ये कैसे कैरेक्टर का होगा? क्योंकि इसका पीएच 7 से ज़्यादा है तो ये बेस है, और क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है तो ये एसिडिक नेचर का होगा। ओके, 7 से लेस बेस पीएच है तो एसिड, और 7 से ग्रेटर अगर पीएच है तो बेस। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मान लो आपको दो सॉल्यूशन दिए जिसमें एक का पीएच है 5.5, दूसरे का पीएच है 1.2। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितना कम पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम पीएच उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम ऐसे ही मान लो आपको दिया हुआ एक 7.5 और एक दिया हुआ 9.5, तो है तो दोनों ही बेस। जितना ज़्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना कम पीएच उतना ही वीक बेस। अब कोई भी सॉल्यूशन 100% बेसिक या 100% एसिडिक नहीं होता, उसमें परसेंटेज वेरी करती है। कैसे? मान लो कोई है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में अगर रखा जा रहा है मतलब वो वीक बेस की कैटेगरी में है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब वो वीक एसिड है। ओके, अब कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर आपका H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब वो एसिड भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसको बताती है? एसिड के बारे में बताती है। वो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब बेस कैसा होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप 7 से 0 की तरफ जाओगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और अगर आप 7 से 14 की तरफ जाओगे तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि आप एक दूसरे की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर
7 से 0 की तरफ जाने में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। सेम ऐसे ही अगर 7 से ऊपर जा रहे हो 14 की तरफ, तो अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। समझ आया सबको? तो आप ऐसे बता सकते हो कि कोई भी आपका कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच वैल्यूज को देख के। ओके, 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 अगर किसी का पीएच है तो ना तो वो एसिड की कैटेगरी में आता है, ना ही वो बेस की कैटेगरी में आता है। ओके, अब ये कुछ सब्सटेंसेस है जिनके आपको पीएच याद रखने हैं, क्वेश्चन एज इट इज आता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2, मतलब वो हाईली एसिडिक होता है। लेमन जूस जो आप पीते हो, लेमन, उसका पीएच 2.2, मतलब वो भी एसिडिक है। प्योर वाटर जो आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हो, प्योर वाटर का 7 होता है, बट यहाँ पर 7.4 है क्योंकि एग्जैक्टली प्योर वाटर कोई भी नहीं होता है, सॉरी प्योर ब्लड है। तो प्योर वाटर का कितना होगा, 7। प्योर ब्लड जो आपकी बॉडी में प्योर ब्लड है उसका पीएच 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आप इनो में यूज़ करते हो, जगह अगर आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको कुछ स्पाइसी खाने से पेट में जलन हो रही है, तो उसके लिए आप इनो यूज़ करते हो जो कि एक बेस होता है, तो उसका पीएच कितना है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, उसका पीएच कितना है, 14। ओके, समझ आया सबको? ठीक है।